कि इतना कि जितना मेरी जहां आईने और मुझ में। सभी कविता प्रेमियों को, सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं कविता के रंग रामदरस मिश्र के संग, जो एक संयुक्त आयोजन है स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, वेब जर्नलिज्म, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय एलुमनाइज और स्पोर्ट्स क्रीड़ा का, जिसका पिछली 47 कड़ियों से संयोजन कर रही हैं प्रोफेसर स्मिता मिश्र, संचालन कर रहे हैं ओम निश्चल जी, और बांसुरी पर मंगल ध्वनि के साथ हमारा साथ देते हैं वेद मित्र शुक्ल जी। हम सभी का सानिध्य कर रहे हैं हिंदी साहित्य के पुरोधा साहित्यकार आदरणीय गुरुवर रामदरस मिश्र। संचालन के पतवार ओम निश्चल जी की ओर बढ़ाने से पूर्व अपने कुछ शेर आप सभी के लिए निवेदित करता हूं कि सभी रिश्ते तबाह कर आया, सभी रिश्ते तबाह कर आया, मैं जो लौट अपने घर आया, कई सुखाब आंख में लेकर, कई सुखाब आंख में लेकर, जाने किधर चला किधर आया, कहता था छोड़ देगा मुझे लेकिन, कहता था छोड़ देगा वो मुझे लेकिन, मैं गया जिधर वो उधर आया, मैं गया जिधर वो उधर आया। इन्हीं अशारों के साथ मैं संचालन की पतवार आदरणीय ओम निश्चल जी की ओर बढ़ाता हूं। आदरणीय ओम निश्चल जी। बहुत धन्यवाद रविशंकर जी। हम सुन रहे हैं कविता के रंग रामदरस मिश्र के संग, और जैसा कि रविशंकर जी ने बताया, लगभग 1.5 साल होने को आ रहे हैं जब कोरोना अपने बिल्कुल शिखर पर था और अवसाद की घड़ियां विद्यमान थी हमारे बीच। उसी समय रामदरस मिश्र जी को उनकी बेटी ने सक्रिय किया कि वे इस अवस्था में, जबकि 15 अगस्त आगामी आने वाला उस दिन वे अपनी 99वीं पायदान पर होंगे, तो अकेले रहकर रचनात्मकता से जूझना और ऑनलाइन के जरिए लोगों से मिलकर, उन कवियों से मिलकर जो सब इसी तरह का अनुभव कर रहे हैं, अपनी रचनात्मकता को साझा कर सकें, ऐसा एक उपक्रम किया गया। और उसी का परिणाम है कि आज हम 47वीं कड़ी में इस समय आपके साथ हैं। आज जिन कवियों का सानिध्य रामदरस जी कर रहे हैं, उनमें हैं हमारे वक्त के बहुत ही वरिष्ठ कवि सुधीर सक्सेना जी भोपाल से, प्राची सिंह जी हल्द्वानी से हैं, स्वागत उनका। सुजाता शिवेन जी जो उड़ीसा और दिल्ली दोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं और बहुत महत्वपूर्ण अनुवादक हैं, उड़िया हिंदी, हिंदी उड़िया की, और खुद अपने आप में कवयित्री हैं, उनका स्वागत। हमारे बीच है प्रीति राघव जी जो गुड़गांव के निवासी हैं और अपने पठन पाठन और लेखन में, स्वाध्याय में बहुत ही इस समय तत्पर भूमिका निभा रही हैं, और साहित्य के हर गलियारे में उनकी उपस्थिति महसूस की जाती है। और इस सब के साथ जो वातावरण इस कार्यक्रम का होता है, उस वातावरण की संरचना में एक सांगीतिक संरचना भी नींव होती है। हमारे समय के बहुत अच्छे कवि, सानिट रचयिता, गजल गो वेद मित्र शुक्ल जी हैं, जो अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं राजधानी कॉलेज में, और वे बांसुरी पर मंगल ध्वनि प्रस्तुत करते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि मंगल ध्वनि की डॉक्टर वेद मित्र जी हमारे बीच आए। स्वागत, मंगल ध्वनि। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुवर रामदरस मिश्र जी को सादर प्रणाम। वंशी पर कुछ आप सभी महत्वपूर्ण कवियों का अभिनंदन। वंशी पर कुछ सुर प्रस्तुत हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। बांसुरी और साहित्य का बड़ा लेना देना आपस में है। जब इनकी बांसुरी बज रही थी तो सुधीर सक्सेना जी को याद आ रहा था अपना संग्रह, जब लिखते हैं कि रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, और वंशी और मादल, वंशी, वंदन, डॉक्टर उपेंद्र जैसे गीतकारों ने वंशी और वंदन को जोड़ा, शद्दल जैसे लोगों ने बांसुरी को लेके गीत लिखा। तो इसका एक रिश्ता जो साहित्य से बनता है, लेकिन आप पूरा आंगन स्वर से लीप देते हैं। आपकी प्रतिभा को नमन। और इस गोष्ठी की ऐतिहासिकता यही है कि जैसा कि मैं कहता हूं कि न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, हमारे कवि कुल पुरुष रामदर्श मिश्र इसे अवलोकित करते हैं, इसमें सानिध्य देते हैं, इसे अपने विचारों से बहुत ही प्रासंगिक बनाते हैं। उनका होना इस गोष्ठी की ऐतिहासिकता है। और इसीलिए यहाँ पर जो कवि समवाय इकट्ठा है, सुधीर सक्सेना, प्रीति राघव, सुजाता शिवेन और प्राची सिंह, ये साहित्य के वे स्तंभ हैं जिन्हें कल ये बोध होगा कि उन्होंने रामदर्श जी के साथ अपनी कविताएं पढ़ी। प्राची सिंह एक ऐसे हस्ताक्षर हैं कि इनको जब मैं याद करता हूँ, जैसे मैं गीत की बात करता हूँ, तो गीत के कारोबार से इतने लंबे अरसे तक जुड़े होने और गीत के जितने अधिष्ठाता हो सकते हैं उन सबकी पूजा अर्चना करता हुआ मैं जानता हूँ कि गीत किसी किसी के कंठ में, किसी की लेखनी में ऐसे बस जाते हैं कि वे उसकी संपदा कहलाते हैं। मैंने जब इनको खोज किया तो इनका गीत मुझे मिला कि चिरैया धीरे धीरे बोल, पलने में कान्हा सोया है, तू इत उत मत डोल, चिरैया धीरे धीरे बोल। अद्भुत गीत है। और गीत हैं इनके, जब इनकी बारी आएगी तो मैं इसकी याद दिलाता हुआ प्रस्तुत करूंगा। प्रीति राघव जी यहाँ पर हैं। बहुत ही जैसे हिंदी कविता की एक बहुत नरम टहनी, और जितने लोग सरस्वती की देहरी पर पहला कदम रखते हैं वे समझिए कि बहुत बड़ा काम करते हैं भाषा और अपनी सभ्यता का। सुजाता शिवेन जी, जिन्होंने 40 से ज्यादा कृतियों का अनुवाद उड़िया से हिंदी में किया है। सीताकांत महापात्र से लेके अभी ये जो नए लेखक हैं पारमिता शतपथी तक, उन तक तो 40 कृतियों से ज्यादा कृतियों का अनुवाद और बहुत सारी प्रतीक्षा सूची में, प्रतीक्षा पंक्ति में। ऐसी प्रतिभा, और लगभग मुझे लगता है कि 9 या 10 कविता संग्रहों के एक कवि सुधीर सक्सेना जी यहाँ पर हैं। कई पुरस्कारों के वे उनके उनके खाते में हैं। लेकिन बात है कि एक तरफ साहित्य, एक तरफ पत्रकारिता, एक तरफ विमर्श, एक तरफ चिंतन, तमाम मुहिमों में शामिल, और पत्रकारिता के उथल पुथल के दिनों के बड़े साक्षी, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, फिर अपना बसेरा भोपाल में बसाया है। और साहित्य को विचार, वैचारिक रणनीति पर जीने वाले बहुत कम लोगों में हैं जिन्होंने विचार को रेजिमेंटेशन तो नहीं, लेकिन विचार को बिल्कुल जैसे अक्षत रोली की तरह, जो हमारे हिंदू संप्रदाय में कहा जाता है, उसको अपनी अक्षत रोली, इनकी वैचारिकता के वे दाने हैं जो ये बिखरते चलते पूरे विश्व में। तो पुष्कर सम्मान मिला है, बहुत सारे सम्मान मिले हैं। ऐसे लोग यहाँ पर हैं। इस गोष्ठी की शुरुआत मैं हिंदी कविता की नरम टहनी प्रीति राघव से करना चाहता हूँ, जिनके हाल में स्टेटस और फेसबुक के जरिए बहुत सारे कवि पैदा हुए हैं, बाबूशाह कोहली से लेके प्रीति राघव तक। प्रीति राघव के साथ भी जो साहित्य के प्रति की प्रीति जुड़ती है उनकी स्टेटस से पता चलता है। और मुझे भी ये इल्म होता है कि साहित्य की कोई किताब ये पढ़ती हैं, छूती हैं, उन सत्रों से गुजरती हैं। जैसे निरुदा कहते हैं, इस रात में लिख सकता हूँ उस गमगीन सतरें, उसी तरह ये अपनी सतरें लिखती हैं जो कविता में होती हैं, जो गद्य में होती है, जिनके विवेचन में होती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की कविताएं लिखने वाली, सरस्वती की देहरी पर पहला कदम रखने वाली प्रीति राघव जी का मैं प्रीतिपूर्वक स्वागत करूं इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है कविता के रंग, रामदर्श मिश्र के संग। स्वागत, अभिनंदन, सादर नमस्कार और अभिवादन रामदर्श जी को, और ओम जी आपको भी, और आप सभी मित्रों को। और रामदर्श जी के आगे समक्ष कविता पाठ करना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है जो मुझे प्राप्त हुआ है, और मैं बहुत धनी समझ रही हूँ आज अपने आप को। तो ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं शुरुआत करती हूँ। एक कविता है मेरी, शीर्षक है नहर। जी जी, स्वागत। नहर रुकती नहीं है,
चलती रहती है अपने बहाव की दिशा में, वेग को थामे निरंतर। हम उसे निर्मित करते हैं, इसीलिए शायद साधिकार मलिन भी कर देते हैं। भर कर उसमें बढ़ी हुई पूजा के अवशेष, टोने टोटकों ग्रह नक्षत्रों का उतारा, जरूली बालों की लोई, विसर्जित खंडित मूर्तियां, टाट लत्तों में या पॉलिथीन में लिपटा मानवता का नवजात शव, बुहारी का कूड़ा, नारंगी मौसम्बी की खाली बोतलें और अनगिनत अनदेखियां। अपनी बीभत्स मनसा से हम उसे पाट कर घायल कर देते हैं, अपनी स्वार्थी जरूरतों के अनुकूल बिगाड़ कर उनका कल कल सौम्य शीतल रूप। इसकी इस अवस्था में भी हम उसे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही देते हैं, लेकिन वह प्रदत्त नैसर्गिक सौंदर्य खोकर भी हमें देती है माफीनामा, पहुंचती है खेतों खेतों, बतियाने उनमें उगे अनाजों से, मेड़ों से सटकर उलीचती है पानी, मुरझाई फसल के लहलहाने को संबल, वह देती है पानी हर जरूरतमंद खेत को, नहर रुकती नहीं, चलती रहती है अपने बहाव की दिशा में, वेग को थामे। बहुत अच्छा प्रीति जी, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। धन्यवाद धन्यवाद। एक छोटी सी कविता है मेरी, पानी। जी। पानी आँख का और धरती का अंतिम श्वास ले रहा है। पानी आँख का और धरती का अंतिम सांस ले रहा है, बहुत अच्छा। पानी आँख का और धरती का अंतिम श्वास ले रहा है, समय रहते यदि चेता न गया तो मनुष्यता शीघ्र ही खुदाई में मिली सभ्यता का वो जीवाश्म अवशेष बनकर रह जाएगी, जिसका तर्पण किंचित ही संभव नहीं। पानी आँख का और धरती का अंतिम सांस ले रहा है। हाँ, क्या बात, बहुत बहुत मार्मिक कविता, बहुत ही सच है ये। एक कविता है मेरी, हरकारा। हरकारा जी। जी, हरकारा माने डाकिया। जी जी। चिट्ठी रसायन, डाकिया को चिट्ठी रसायन भी कहते हैं, जिस पर कि रमेश शाह का एक बहुत अच्छा निबंध है कि एक बुक है। जी, हरकारा। जी, आदत है तुम्हारी केवल बुराइयां भर देखने की हर किसी में, कितना कोसते हो तुम नन्ही मासूम टिटहरी को, टिटराने पर उसके चुभते कर्कश स्वर से खींचते हो बहुत, कभी महसूसते ही नहीं उसके निरंतर तीव्र होते स्वर में छिपा भयाक्रांत करुण क्रंदन, क्योंकि आदत है तुम्हारी केवल बुराइयां भर देखने की हर किसी में। वह बनाती है अपना घोंसला उमस लू नौतपा के बाद बारिशों की पदसाप सुनने के लिए, रखती है अपनी नीड में हलदर की सूखी उम्मीदों को भिगोने के लिए अंडे, पिछड़े इलाकों गांव देहात जहां आज भी नहीं पहुंचे हैं भौतिक वैज्ञानिक सुख साधन, वहां खेतों में यौवन से लहकती अंगड़ाई लेती बालियों के सौभाग्य कांक्षणी होने के लिए बाट जो ही जाती है बादलों की बारात की ढोल ताशों। जहां भुरभुरी चटकी पगडंडियां दरकती खेतों की मेड़ों पर कर्मठ चींटियां धोती हैं राशन, वहां आसमान की ओर तकती खेतियर की आंखें इन तमाम प्रकृति प्रदत्त हरकारों द्वारा अनुमान लगाती है बारिशों के आमद की। श्वेत श्याम गणवेशधारी नन्ही टिटहरी भी उन्हीं हरकारों की फौज में दूत सिपाही है। उसका टिरटिराता स्वर तुरही है और घोंसले सांकेतिक संदेशे हैं। जब वह घोंसला खेत के तल मेड़ से सटकर या जमीन पे उगी झाड़ियों पर बनाती है तो कम बारिश की सनद दे रही होती है। वह घोंसला ऊंचे पेड़ या किसी छत पर गड़ती है तो आसमान को झरबेरी सा झकझोर के तेज बारिश के संकेत देती है। उसके घोंसले में अंडों की गिनती नवजातों की सिर्फ संख्या भर नहीं है, वे अंक ताकीद करते हैं उम्मीद बोते कृषक को कि आगामी कितने महीने बारिश से तरबतर होने को हैं। उसका करुण क्रंदन कर्कश या मनहूस और किसी रुदाली सा नहीं है, वह रुदन है डर का, एक पुकार है ममता की, वह आक्रोश है उसका घोंसले पर निरंतर मंडराती गिद्ध दृष्टि के विरुद्ध। ठीक वैसे ही जैसे कोई स्त्री दर्ज करती है पूर्ण शक्ति से आक्रोश अपने परिवार बालकों व अस्मिता पर गड़ी गिद्ध दृष्टि के विरुद्ध में, वह तरेरती है तब तीव्र आक्रामक तेवर। टिटहरी वही युद्ध घोष करती हुई क्रोधित आक्रामक स्त्री होती है
तुम मनहूस कहकर कोसते हो उसे, क्योंकि आदत है तुम्हारी केवल बुराइयां भर देखने की हर किसी में। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक और कविता सुनाएं। जी जी जी। एक छोटी सी कविता है, जी, समृद्धि शीर्षक है उसका। क्या शीर्षक है? समृद्धि। जी। मैं सदा ही कहती हूँ यात्राएं समृद्ध करती हैं मुझे, वे मुझसे मेरा ही परिचय करवाती हैं। मेरी पहली यात्रा मेरी आत्मा से देह तक की रही, जिसमें मैंने जाना कि नारी होने का सार संपूर्ण ब्रह्मांड हो जाना है। यात्रा समृद्ध करती है मुझे। थोड़ा समय हो तो मैं एक और कविता सुनाऊं? हाँ, एक कविता सुनाएं। जी। जी प्रीति जी। जी। इस कविता का शीर्षक है सैनिक। सैनिक। जी। जी। एक सैनिक शहीद होकर कभी भी अकेला नहीं जाता। एक सैनिक शहीद होकर कभी भी अकेला नहीं जाता। वो अपने संग ले जाता है छज्जों पर खिलखिलाती बाट जोहती राखियों की उजड़ी उम्मीदें। दरवाजों झरोखों से तकती बुढ़ाती पीली आंखों का ढलता उजास। दूधिया नुकीली नाक पे चुटकी से झरा चितराया सिंदूरी बसंत। काले धागे में गुथे पथराए आशीषों के गंडे ताबीज। कांसे के कजरौटे में पगा दिवाली का काजल। परनियों डिब्बों में सजोए मुरब्बे बड़ियां चिप्स पापड़ गाजर की कांजी पचमेल अचार। गुलाल की थाली के संग अनरसे झारे गांठिए मठरी परात भर गुजिया का कसार। बैठकी से कान लगाए होठों में दवा पल्लू, तो कभी आवाज की टोह लेती खनकती चूड़ियां हरा कचौरा रुंझुन करती पायजेबें। और अपने जाने के एवज में पीछे छोड़ जाता है वो मौली चूड़ियों की किरचों से घायल गेरुआ शामों में कराहता बिस्तरा। बिलखती रातों के आंसुओं से भीगा हुआ तकिया। अस्ताचल में डूबता नाउम्मीदी का सूरज। चबूतरे पर बेमन से गुड़गुड़ाते हुक्के, तो कहीं पार्क में एक और जबरदस्ती थकाने वाला एक्स्ट्रा राउंड। सूनी दहरी के उबासी लेते बंधन बार, फर्श पर रुलते हुए अध पड़े अखबार। आमद की खबर पर बनाई गई वो सारी लिस्टें। नीम कड़ुए नीली कटेरी से चुभते रथ जगे। मन के रिश्ते घावों पर नमक भुर के दर्द की चुभन। कई जोड़ी आंखों से 12 मासी झरता सावन। अनपरत बुढ़ाता लाठी देखता बेमतलबी इंतजार। एक सैनिक शहीद होकर कभी भी अकेला नहीं जाता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभी प्रीति राघव जी की ये जो कविता पढ़ी उसमें मुझे लगा था कि हरियाणा का दृश्यालेख भी है। जो कभी जहां का होता है उसकी उपस्थिति अनेक बिंबों प्रतीकों के माध्यम से कुछ झलकती है। और अब मैं जिनकी ओर मुखातिब हूं, जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी और उड़िया, उड़िया और हिंदी के बीच पुल बनाने वाली कवियत्री और बीच में अपनी भी कविता और कथा साधना में सक्रिय सुजाता शिवेन जी हमारे बीच हैं, जिन्होंने पत्रकारिता का भी लंबा सफर तय किया है। लेकिन इनका जो मिशन है वो दो भाषाओं के बीच पुल बनाना है, और उसमें उड़िया और हिंदी के कुछ चुनिंदा अनुवादकों में इनकी गिनती पूरे राष्ट्र में होती है। और जितनी भी हमारी भारतीय भाषाओं की संस्थाएं हैं, ज्ञानपीठ हो या साहित्य अकादमी हो या जो भी और संस्थाएं हैं, उनके लिए इन्होंने, जैसा कि मैंने कहा, कि 40 कृतियों का अनुवाद किया, जिसमें विपिन बिहारी मिश्र, इंदु लता महांती, मनोज दास, प्रतिभा राय और भागीरथी बेहरा, ऐसे बहुत तेरे साहित्यकार इनकी कविताओं, कहानियों और गद्य का अनुवाद किया है। निरंतर इस काम में वे संलग्न है और उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय का पुरस्कार है और भी कुछ पुरस्कार हैं। इस तरह से मुझे लगता है कि ऐसे कम लोग हैं, मुझे लगता है कि सुनीता डागा भी एक नाम है जो मराठी और हिंदी मराठी के बीच बराबर अनुवाद करती हैं और अपनी कविताएं भी लिखती हैं और अपनी पहचान रखती हैं। तो हिंदी साहित्य में सुजाता शिवेन जी अपनी पत्रकारिता के जरिए, सांस्कृतिक लेखन के जरिए, अनुवाद के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए, कहानियों के जरिए जानी जाती हैं और आज वे हमारे बीच हैं।
हम लोग सुजाता शिवेन से उनकी अपनी कविताएं सुनेंगे। सुजाता शिवेन जो कि उड़िया का प्रातिनिधिक स्वर है, लेकिन वो हिंदी में अपनी कविताएं भी पढ़ रहा है। स्वागत और अभिनंदन आपका सुजाता जी हमारे मंच पर। बरण्य से रामदास जी को मेरा प्रणाम और इस मंच के संचालक श्री ओम जी और मेरे कवि मित्र और श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं अपनी कविता संग्रह कुछ और सच से कुछ कविताएं सुनाना चाहती हूँ। जी जी स्वागत है। मेरी कविता का शीर्षक है सर आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। ख्वाहिश वही मंजूर मुझे। हमारी जिंदगी में ख्वाहिशें बहुत होती हैं, बहुत सारे ख्वाहिश हमको बहुत परेशान भी करती हैं, तो ये कविता मैं उसी के लिए लिखी हूँ कि ख्वाहिश वही मंजूर मुझे। इच्छाएं मेरी ऊंची लता में लटके अंगूर की तरह नहीं कि आकर्षित करे मैं कूदूं और आखिर में थककर कहूँ खट्टे हैं। न ही अरमान मेरे ऑक्टोपस की तरह है कि अपने को सींचे मेरा खून चूस कर। चाहत ऐसी भी नहीं बीमार दुर्बल मुझे भी कर दे मनहूस कमजोर। ख्वाहिश वही मंजूर मुझे मेरी उंगली पकड़कर हम सफर जो बन जाए। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा। मेरी दूसरी कविता है प्रतिकार। दूसरी कविता है पूजा। पूजा जी। क्या तुम सोचते हो आतुरता से हुलसते कदम लिए एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित कर अपने को मंदिर में पूजा फूल चढ़ाने जा पाएंगे? उल्लसित हो नमाज पढ़ पाएंगे, बांझ पाएंगे गुरु ग्रंथ साहिब और कर पाएंगे प्रार्थना गिरजाघर में, तब जब धर्म के नाम पर ली गई हो कुर्बानी, बहाई गई हो खून की नदियां, जीत के नाम पर ली गई हो जान, अफसोस तब जीत यहाँ किसी की नहीं होती, हारती है बस आस्था। बहुत अच्छा सुजाता जी। प्रतिदान। माना कि दया के सागर हो तुम, सुखी समृद्धि वैभव से भरपूर हो तुम, दया कर सकते हो, एहसान जता सकते हो हर पल महीना साल मेरे ऊपर, और अफसोस कि मेरे आंचल में एक छेद है स्वाभिमान का और मैं इसमें बेबंद लगाना नहीं चाहती। क्या बात सुजाता जी, बहुत अच्छा। पढ़ते रहिए इसे। जी सर। और एक छोटी सी कविता है, मेरी कविताएं ऐसी छोटी हैं। इसका शीर्षक है रिश्ता। छत पर दीवारों के सहारे बाहर की तरफ टंगी थी वो खाट, जरूरत तो थी उसकी पर अंदर नहीं थी जगह। जरूरत और गैर जरूरत के बीच झूलती हुई वह खाट मुझे ऐसे ही झूले हुए कुछ रिश्तों की याद दिलाकर अंदर कहीं कचोट गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कविता महात्मा गांधी जी के ऊपर मैंने लिखा था बहुत पहले। जी बापू। हाँ। बापू अब लोग आपके पीछे पड़े हैं, साबित करने चले हैं कि आप कोई खास नहीं एक आम आदमी थे। बापू अब लोग आपके पीछे पड़े हैं, साबित करने चले हैं कि आप कोई खास नहीं एक आम आदमी थे। बापू कभी आपने क्या खास होने का दावा किया था? कहते क्यों नहीं उन्हें इतना चिल्लों को मचाने के बदले वे सब खुद क्यों नहीं बन जाते आपकी तरह एक आम आदमी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। एक और कविता सुनाए, उससे समाहार करें अपनी प्रिय कविता। एक आखिरी कविता है मेरी। हिस्सा। नहीं जानती ऐसा होता है कि नहीं तुम्हारे साथ, नहीं जानती ऐसा होता है कि नहीं तुम्हारे साथ, कि लोगों के बीच घिरे रहते हो जब
चुपके से तुम्हारे पास जा बैठती हूँ मैं, कि चलते चलते एकांत में मैं भी हो लेती हूँ साथ तुम्हारे, कि कभी याद कर मेरी बात कोई होठों पे आ जाती मुस्कान तुम्हारे, कि एक तड़प सी उठती है लेने को आगोश में जब होते हो दूर कहीं, कि हर कहीं कभी ना कभी तुम्हारे कुछ पलों की भागीदारी होती हूँ मैं भी नहीं जानती। बहुत अच्छा सुजाता जी, आपका उड़िया भाषा का संस्कार होते हुए भी आपने हिंदी में इतनी प्रीतिकर कविताएं पढ़ी, और जाहिर है कि आपका जो प्रोफाइल है वो इस कारण बहुत बड़ा है कि आप उड़िया और हिंदी, उड़िया इतनी कठिन भाषा है, उसको आप इतने इतने अच्छी और सरल हिंदी में प्रस्तुत करती हैं, इसलिए आप पूरे देश में जानी जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बधाई आपको इस मंच पर आने के लिए, मेरा आभार। और अब प्राची सिंह जी को जगा रहा हूँ, सो रही हो तो जाग जाएं, जैसे कक्षा में विद्यार्थियों को जगाया जाता है। मैं देखिए, मैं कई बार मेरे साथ ये होता है कि मैं कोई चीज अगर पढ़ता हूँ तो पूरे भावक मन से करता हूँ, जैसे कोई पुजारी पूजा करता है, तो उसका क्या अर्थ होता है, कितना समर्पित होना है, कितना मर मिट जाना है, उसके लिए ये सीमा नहीं रहती। प्रशंसा करता हूँ, दिल खोल के करता हूँ। प्राची सिंह से पहली बार रूबरू यहीं पर हो रहा हूँ, वरना फोटो में उनके देख लिया करता था। कि रचनाओं के बारे में जो संक्रमण है इनका, आप देखें, इनका प्रोफाइल जो है, ये कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज में डीन एकेडमिक्स रही हैं, बायो साइंसेज में एमएससी पीएचडी हैं, ये इन्वायरमेंटल साइंस की ज्ञाता हैं, और एक कंपनी में ये डायरेक्टर हैं। अब पता नहीं कुछ और बड़े पद पर पहुंच गई होंगी। इनका पद मुझे तो ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन जो गीत में इनका पद है वो शायद अभी बहुत कम लोगों को मालूम है, कि इतने अधिकारपूर्ण स्वरों में कह सकते हैं कि हाँ, प्राची सिंह पिछले दशक में, मैं तेरे गीतकारों को पढ़ता हूँ, और गीतकार कभी भी हैं उनको भी पढ़ता हूँ, लेकिन जो स्वर है बहुत अलहदा है गीत में। मैं केवल गुनगुनाना चाहता हूँ कुछ पंक्तियां, आपको लगेगा कि तब लगेगा कि इनका जादू कैसे बोलता है। पहले तो बिना गुनगुनाहट के मैं पढ़ना चाहता हूँ, जरा आप देखें इसकी तासीर। मुझे कुछ और करना है, तुम्हें कुछ और पाना है, मुझे इस ओर जाना है, तुम्हें उस ओर जाना है। मुझे कुछ और करना है, तुम्हें कुछ और पाना है, मुझे इस ओर जाना है, तुम्हें उस ओर जाना है, कि अब मुमकिन नहीं लगता कभी और बैठे हम, हमें मंजिल बुलाती है, चलो अब अलविदा कहें। हमें मंजिल बुलाती है, चलो अब अलविदा कह दें। जहां संबोधनों के अर्थ भावों को न छू पाएं, वहां सपने कहो कैसे सहेजें और मुस्काएं। चलो उस राह चलते हैं जहां हो अर्थ बातों में, स्वरों में प्राण हो जिसके, मुझे वो गीत गाना है। बहुत मुश्किल हुआ मन में घुटन को खोल कर हंसना, घुटन जब तक रुलाती है, चलो अब अलविदा कह दें। हमें मंजिल बुलाती है, चलो अब अलविदा कह दें। ये भाव संसार बहुत मुश्किल से आता है, जिसका कोई भी शब्द विस्थापित नहीं किया जा सकता, जैसे उसकी संरचना दैवी योग से हुई हो। अब वो गीत सुने जिसकी गुनगुनाहट आप देखें। मैंने इस गीत को अपने YouTube चैनल के लिए गाया भी है। कितनी अच्छी कविता है, देखें आप। हौले हौले बोल चिड़ैया, हौले हौले बोल, हौले हौले बोल चिड़ैया, हौले हौले बोल। पलने में कान्हा सोया है, तू मत डोल चिड़ैया, धीरे धीरे बोल। और इसका एक पद देखें, इसके बाद मैं बुलाता हूँ। कि पलकों पर सपने फिरते हैं, अधरों पर मुस्कान। पलकों पर सपने फिरते हैं, अधरों पर मुस्कान। चांद ही डोला बनकर बैठा, परियां देती ताल। तो टूट न जाए मीठे सपने, ये तो है अनमोल चिड़ैया, धीरे धीरे बोल। हौले हौले बोल चिड़ैया, हौले हौले बोल। तो चिड़ैया हौले हौले बोल, और जो गीत के बोल हमने सुनाए हैं, उन्हीं में कविता के प्राण बसते हैं। कभी एजरा पाउंड ने कहा था, जब कविता संगीत से दूर निकल जाती है तो दम तोड़ देती है। बड़े कवियों का फलक देखें, विस्तार देखें, स्वर संधान देखें, उनकी बंदिश देखें, उनका विस्तार देखें, तो वहां पर संगीत, लय, और अगर यह नहीं है तो निराला के शब्दों में छंद का समर्थक, मुक्त छंद का समर्थक उसका प्रवाह है।
वो प्रवाह कविता में अगर नहीं है तो कविता कहाँ है। तो इसी स्वर के साथ मैं साइंस विदुषी प्राची सिंह जी को, जो प्राची जायसवाल भी लिखा करती हैं आजकल, उनको बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ इस मंच पर प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूं। स्वागत और अभिनंदन। गीत के अधिष्ठाता रामदर्श मिश्र जी से सुन रहे हैं, जिन्होंने अपने समय में बहुत अच्छे गीतों का सृजन किया है पद के गीत के माध्यम से, और उनके लगभग आगामी 20 संग्रह में 2-4 अच्छे गीत आपको मिलेंगे। कभी मौका मिले तो उनके गीतों को भी देखें। आपके गीतों की तरह उन्होंने बहुत पहले अपने गीतों में ऐसे संवाद करे हैं। तो आपका स्वागत और अभिनंदन प्राची जी। बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय ओम मिश्र जी। मेरी आंखें अहोभाग्य से बिल्कुल नम है। इतना प्रेम आपने मेरे गीतों को दिया है, बहुत बहुत आभार। और मेरा बहुत सौभाग्य है कि अपने गीतों को मैं आदरणीय रामदरस मिश्र जी जैसे वरिष्ठ अधिष्ठाता जो गीतों के हैं उनके समक्ष अर्पित कर पा रही हूँ। आपको इस माध्यम से मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आध्यात्म लिखती हूँ, भक्ति, विरह, ये सब लिखती हूँ। आज इतना समृद्ध मंच है तो बहुत दुविधा थी मेरे सामने कि कौन से ऐसे भाव चुनूं कि मैं उनको लेकर के आप सबके समक्ष आऊं। पहले मन में था कि आज कुछ गीत मृत्यु के पढ़ती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, तो फाइनली जो मैंने सोचा आज मैं आपको सिर्फ एक गीत से जोड़ूंगी अपने, और वो काफी लंबा गीत है तो शायद आप इतना धैर्य से निभा पाए सुनना उस गीत को। तो मैं बस एक प्रेम गीत अपना आज प्रस्तुत करूंगी। बिल्कुल, उससे पहले थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा रखेंगी। हाँ जरूर, मैं थोड़ा सा जोर से बोलती हूँ, थोड़ा सा जी। एक दोहा प्रेम के बारे में रखना चाहती हूँ, फिर मैं अपने गीत पर आती हूँ। कब चाहा है प्रेम ने, प्रेम मिले प्रतिदान। कब चाहा है प्रेम ने, प्रेम मिले प्रतिदान। प्रेम बोध ही प्रेम का तृप्त प्राप्य प्रतिमान। प्रेम बोध ही प्रेम का तृप्त प्राप्य प्रतिमान। मेरा मानना है कि निर्मलता से अजस्र प्रवाहमान प्रेम में यदि लेश मात्र भी वासना न हो तो प्रेम भक्ति है, और अगर बिल्कुल आसक्ति भी न हो उस प्रेम में तो वही प्रेम मुक्ति है। प्रेम ही सदाशिव परात्पर शिव है। अब प्रेम की दिव्यतम जो अनुभूति है वही आत्म साक्षात्कार। तो ऐसे ही एक लंबे गीत से जोड़ती हूँ आपको, जिसका शीर्षक है उम्र आधी कट गई है, उम्र आधी काट लूंगी। प्रेम गीत है। आधी कट गई है, उम्र आधी काट लूंगी। जी। रात दिन तुमको पुकारा, किंतु तुम अब तक न आए। चित्र मेरी कल्पना के मूर्तियों में ढल न पाए। रात दिन तुमको पुकारा, किंतु तुम अब तक न आए। चित्र मेरी कल्पना के मूर्तियों में ढल न आए। चिर प्रतीक्षित आस के संग, चिर प्रतीक्षित आस के संग प्यार अपना बांट लूंगी। उम्र आधी कट गई है, उम्र आधी काट लूंगी। उम्र आधी कट गई है, उम्र आधी काट लूंगी। प्रेम तुमसे ही तुम्हारा किस तरह आखिर छिपाऊं, और कह
चुके आह्लाद बनकर मंत्र की माला बनाकर भाव तुमको जप रहे हैं प्राण प्रस्पंदन कपूरी आंसुओं में तप रहे हैं बांध में सागर बंधा है क्या पता कब टूट जाए लांग चौखट होठ की ना शब्द कोई फूट जाए तुम अगर हो दूर कह दो पास फिर किसको कहूँ मैं सत्य का प्रतिबिंब छलकर किस तरह जीवन सहूँ मैं जिंदगी से मैं अधूरे प्रेम का हर पल घटाकर अब प्रतीक्षारत सजे हर द्वार का तो ऋण हटाकर सौंप कर यह प्राण निश्चल सिर्फ इतना कह सकूंगी मैं तुम्हारी थी तुम्हारी हूँ तुम्हारी ही रहूंगी स्वप्न के आरोह में घुल स्वप्न के आरोह में घुल दूरियों को पाट लूंगी उम्र आधी गई है उम्र आधी काट लूंगी मैं धुआं हूँ ख्वाहिशों का बूंद में जो ढल न पाई ओस बनकर अर्चना की आखुरी में पल न पाई तुम बना पगडंडिया नभ खोजते हो हर दिशा में मौन मन के क्रंदनों को घोलते हो हर निशा में रूप का प्रारूप बुनकर ढालते हो कल्पना को और खुद रच कर मिटाते हो सृजक की अल्पना को मैं अनंतिम छोर मेरी पूर्णता केवल तुम ही हो आदि मध्यम अंत गति का हर वलय प्रतिपल तुम ही हो मैं विलग तुमसे कहाँ हूँ तुम विलग मुझसे कहाँ हो आत्म का प्रस्पंद बनकर मैं वही हूँ तुम जहाँ हो आंसुओं की लेखनी हूँ मैं नहीं पन्ना शपथ का मैं नहीं अनुबंध कोई रीतियों के तर्क पथ का वेदना की प्यास हूँ मैं जिंदगी में खो न पाई उफ नियति का लेख अपने आंसुओं से धो न पाई सर झुका कर नियति केस पंथ से उच्चाट लूंगी उच्चाट यानी विरक्ति सर झुका कर नियति केस पंथ से उच्चाट लूंगी उम्र आधी कट गई है उम्र आधी काट लूंगी बूंद पर के देखती हूँ सिहरनों की कोर तक तुम
या रश्मियाँ हो, दृष्टि के उस छोर तक तुम समाये हो सदा से। आर्द्र मन की प्रार्थना में, प्राण प्रिय की कल्पना में, क्लांत मन की याचना में, गूंजते थे बस तुम ही तुम, किंतु तुम ही सुन न पाए। आस में जलते नयन थे, किंतु तुम ही चुन न पाए। भूल दो क्या आ सकोगे, सामने संलक्ष्य बन तुम, चीखती बेबस कराहो के अटल संरक्ष बन तुम। प्यास की इन रेतियों में रेतते हर पल क्षमा कर, टूटती हर धारणा पर भीगते आंचल क्षमा कर। मैं हृदय में जल रही हर आस का दीपक बुझा कर, आँख में पलते हुए हर शब्द के मोती गिरा कर, नम प्रतीक्षारत क्षणों से चिर जुदाई ले चली हूँ। मुक्ति पथ पर बंधनों से चिर विदाई ले चली हूँ। सर्जना के मौन स्वर से मैं नवल स्वर छाट लूंगी। उम्र आधी कट गई है, उम्र आधी काट लूंगी। एक पल ऐसा बता दो जब विलग हम तुम हुए हो, चाहना से लुप्त होकर कल्पना से गुम हुए हो। हम समाये हैं निरंतर एक दूजे में अपरिमित, सत्य से अनजान है बस मृत्यु घट के तंतु सीमित। पूछ कर आंसू नयन के विरह के पट को गिरा दो, सूक्ष्मता के नाद स्वर में मिलन का मल्हार गा दो। याद की स्वर्णिम विभा में आत्म को करके समर्पित, बोध के शुचि घाट पर मन भावना कर दो विसर्जित। तर्क की चुभती धुरी से मुक्त अपनी चेतना कर, आज अंतर में बसा ले शून्यता का नील सागर। शून्य का प्रस्पंद हूँ मैं और शाश्वत प्राण हो तुम। शब्द की स्वर लहरियों में नित तरंगित प्राण हो तुम। श्वास से कहकर ठहर जा, चल बहे भीतर तरल से। आमिलन की पूर्णता पर खिल उठे शतदल कमल से। प्रेम तप के शुभ फलित को, प्रेम तप के शुभ फलित को नित्य तुमसे बांट लूंगी। उम्र आधी कट गई है, उम्र आधी काट लूंगी। उम्र आधी कट गई है, उम्र आधी काट लूंगी। अब अंतिम बंद की ओर ले चलती हूँ इसके। कब भला संभव हुआ है मुड़
संलय फूल तल पर कब हुआ है ज्योतियों का शुभ्रतम लय ऊर्ध्वगामी भावनाएं देह सुधि जब त्यागती है नील सागर के क्षितिज में भोर बन कर जागती है मिट चुका एहसास तन का धड़कने थमने लगी है श्वास की सुध बुध मिटा कर सिहरने जमने लगी है मिट गया हर स्वर अहं का अब न मैं कुछ शेष बाकी स्वप्न के और कामना के अब नहीं अवशेष बाकी प्रश्न सारे खो चुके हैं उत्तरों की आस टूटी वेदनाएं मिट चुकी है भाव की हर प्यास छूटी अब नियति की चरण रज में हो चुका अस्तित्व अर्पित अब नियंता की शरण में हो चुका सर्वस्व तर्पित बिंदु में आकर मिले हैं आत्म के प्रस्तार सारे खुल चुके उद्गम स्वरों में अंत्य पथ के सार सारे मैं असत की धुंध से भी मैं असत की धुंध से भी सत्य का उद्घाट लूंगी उम्र आधी कट गई है उम्र आधी काट लूंगी उम्र आधी कट गई है उम्र आधी काट लूंगी उम्र आधी कट गई है उम्र आधी काट लूंगी। इस गीत के बारे में एक और बात बताना चाहूंगी। ये गीत एक डुएट गीत है जिसको मेरे एक सह रचनाकार ने भी एक अंतरा और मैंने दूसरा अंतरा, तो प्रश्न उत्तर के रूप में ये पूरा गीत हुआ है। दुर्भाग्यवश पिछले साल कोविड में हमारे सह रचनाकार हमारे साथ नहीं रहे, उनको हमने खो दिया, डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा जी। तो जब ये एक पुस्तक के रूप में गीत आएगा तो आपको एक बिल्कुल ही नए एक ऐतिहासिक फ्लेवर में आपको ये गीत पढ़ने को मिलेगा, एक कहानी के रूप में और कथा के रूप में, तो आप मुझसे जुड़ पाएंगे। इतने धैर्य से इस गीत को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ओम निश्चल जी, आपका स्पीकर बंद है, आप स्पीकर ऑन कर ले। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे समय के बहुत बड़े कवि अशोक वाजपेयी ने कहा है कि कविता भाषा का अध्यात्म है। तब तो मुझे कुछ वो ऐसा लगता था, अतिरेक भरा कथन लगता था, लेकिन आपकी कविता सुनकर लगा कि वास्तव में कविता में कहीं अध्यात्म भी है। और जब प्रसाद कहा करते हैं कि ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, तो कविता आपकी धीरे धीरे मुझे लगता था मैं लोरी सुन रहा हूँ, और इस उम्र में जैसे हम बाल्यकाल में लौट गए हों, कोई गुनगुना रहा हो, हम सुनना चाह रहे हो, हमारे पास समय की सीमा न होती। तो जैसे कहते हैं कि ये कविता की प्यास बड़ी अजीब होती, और कविता के लोग लगभग पागल होते हैं, यद्यपि होते ही हैं, वो तो हमारे बड़े कवियों ने माना भी है। और ये पागलपन न हो तो कविता रची नहीं जा सकती। निश्चित रूप से आपके पास जो काव्य शक्तियां हैं बहुत मनोहर है, और आप किसी हिंदी के कवि से प्रतिद्वंदी नहीं है। आपका रास्ता अलग है, तो बिल्कुल अलग है, और वो अलग है तो मुझे लगता है कि कविता में ये रंग किसी गीतों में दे नहीं देता। और केवल अध्यात्म आप क्या नहीं है, ये गीत तो किसी अलग भावधारा में ले जा रहा है, लेकिन आपने जितनी तरह के बिंब आते हैं, कम से कम 25-30 गीतों का तो मैं पाठक हूँ, श्रोता हूँ, भावक हूँ, और मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ी रेंज है आपकी। लेकिन आप एक अनंत में भी जैसे कि विश्रांति करती हैं अपने शब्दों की शैया पर।
तो वो तो आपकी एक आध्यात्मिक भावधारा है, लेकिन साइंस की होते हुए, वैज्ञानिक होते हुए आप इस धारा को महसूस करती हैं, बहुत बड़ी बात है। अब मैं मुखातिब हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको इस मंच पर आने के लिए, लेकिन ये प्यास जगाने के लिए और इस अपराध के लिए कि ये पूरी कविता कैसे सुन सकूंगा, इसके लिए आप कोई प्रबंध करें, मैं सुनने को तैयार हूं। लेकिन अभी फिलहाल समय कम है और सुधीर सक्सेना जी हमारे बीच हैं, तो मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। जो लोग यहाँ पर नए हैं या जो लोग हैं वे, कि कैसे सुधीर सक्सेना जी 90 दशक के अत्यंत तेजस्वी कवियों हैं, बल्कि इनकी सीमा 8वें दशक के कुछ कवियों से टकराती है, इनके मन और मिजाज से। कई पत्र पत्रिकाओं से होते हुए, जैसा कि कहा कि दुनिया इन दिनों के प्रधान संपादक हैं, भोपाल में रहते हैं और वहां पर देश की प्रकृति, पारिस्थितिकी, राजनीति, संस्कृति लेकर सबको अपने पन्नों पर सहेजने वाले और बहुत ही तीखे तल्ख आलेखों को प्रकाशित करने वाले सुधीर सक्सेना जी मूलतः कवि हैं। ये और बहुत क्रांतिकारी कवियों में है। कितने कविता संग्रह इनके हैं जिसको मैं पढ़ना चाहूं तो काफी समय लगेगा, लेकिन जरूर पढ़ूंगा। जानना चाहिए हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग विश्वविद्यालय के जुड़े होते हैं। और स्मिता मिश्र जी जो इसका प्रायोजन करती हैं, खुद वे खालसा कॉलेज के हिंदी के प्रोफेसर हैं और उनके अलमुनाय के सैकड़ों लोग इसे और इसमें शोध का आधार भी बनाते हैं, क्योंकि रामदरस जी इसकी अध्यक्षता करते हैं, इसके सानिध्य में होते हैं। तो सुधीर जी के जो संग्रह हैं, बहुत दिनों के बाद, काल को भी नहीं पता, समरकंद में बाबर, ये तो बहुत प्रसिद्ध हुआ था, इसी पर पुष्किन सम्मान इन्हें मिला। रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, अद्भुत गीतों का लगभग प्रेम कविताओं का संग्रह है ये। किरच किरच यकीन, किताबें दीवार नहीं होती, ईश्वर हा नहीं तो, धूसर में, विलासपुर, अर्धरात्रि है ये। और भी इनके कविता संग्रह, एक अंग्रेजी में भी इनका संग्रह आया है। पुष्किन सम्मान, सोमदत्त सम्मान, बागीसुई सम्मान और एकाधिक सम्मान जो मेरी सूची में नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है, वो तो है ही। ये सबसे बड़ी बात है इन दिनों। देखिए कैसे कवि प्रासंगिक होता है, बहुत सारा लिखा है इन्होंने, वैचारिक लेवल पर लिखा है और बहुत ही दृढ़ता के साथ लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस बुलडोजर की आज बात की जा रही है और पूरा कवि समुदाय आंदोलित हो उठा है, हमारे यहाँ गंभीर कवियों में कविता की पैरोडी नहीं होती, तो मूल कविताएं होती हैं और कभी भी वे सत्ता का या ताकत तंत्र का समर्थन नहीं करती। कवि की अपनी आवाज होती है, वो बुलंद होती है। और इनकी एक कविता मुझे लगता है कि बुलडोजर पर है, ये बुलडोजर है, केवल इसे पढ़ना चाहूंगा। इनके आमंत्रण के लिए समय ज्यादा है, इनको सुनना चाहूंगा, लेकिन आप देखें कि कैसे कवि प्रासंगिक है अपनी बुलडोजर कविता से। शीर्षक ये बुलडोजर है। इसे बधिर कहेंगे या अर्ध बधिर, ये आदेश सुनता है आर्तनाद नहीं, ये आदेश सुनता है आर्तनाद नहीं, इसे कतई पसंद नहीं कि कोई इसका रास्ता छीने। शब्दकोश में इसका सबसे पसंदीदा शब्द है नेस नाबूद। ये गड़ी हुई कई चीजों को उखाड़ देता है, भले ही वो फसल हो या इमारत, गुर्राने से जुड़ी है इसकी गतिशीलता। ये चल नहीं सकता एक भी कदम गुर्राए बगैर, इसे ईश्वर ने नहीं मनुष्य ने सृजा है। कृतज्ञ है ये जेम्स क्यूमिंग्स और जे अर्ल मैक्लियोट का। अगले साल 100 साल हो जाएंगे, मना सकते हैं आप सन 2023 में इसकी जन्म शती। ऐसा चमत्कार है कि दिनों दिन भीम और चपल और शक्तिशाली होता जा रहा है। ये नई सदी का प्रारंभ है। ये सदी के शेष वर्षों में बढ़ेगी इसकी आबादी। ये बुलडोजर, यकीन मानिए मित्रों, बढ़ेगा इस पर व्यवस्था का अवलंब। और ये बुलडोजर आज कविता के केंद्र में है। जिनकी बौद्धिक इंद्रियां देख पा रही हैं, वे देख पा रहे हैं कि किस तरह व्यवस्था अपने उन प्रतीकों को चुनती है जिन प्रतीकों का इस्तेमाल कविता सदियों से करती आई है अपने प्रतिरोध में। और याद रखें कि अरुण कमल हमारे समय के बड़े कवि कह गए हैं कि जब कविता का कोई मोर्चा नहीं होता है तो कविता ही विपक्ष का मोर्चा होता है। और ऐसे विपक्ष के कवि के रूप में सुधीर सक्सेना जी भी हैं, अपनी पीढ़ी के वयस्क कवि यहाँ पर हैं। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपनी कुछ कविताएं उस धारावाहिता में तो नहीं जैसे प्राची जी ने सुनाई, उनका अपना अलग स्वर है। सुधीर जी छोटी मझोली सब तरह की कविताएं लिखते हैं और बड़े प्रेम से भाव प्रवण अंदाज में सुनाते भी हैं। तो स्वागत सुधीर सक्सेना जी भोपाल से, अभिनंदन। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं बृहत्तर
काव्य संसार के कवि कुलगुरु रामदरस मिश्र जी को प्रणाम करूंगा। वे हमारी बिरादरी के सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं और उनकी उपस्थिति हमें कहीं ना कहीं साहस, संबल और आश्वस्ति देती है। दूसरा, मैं कृतज्ञ हूँ ओम जी आपके प्रति भी कि आप नियमित और निरंतर स्वरों और व्यंजनों तथा संवेदना और वैचारिकी से लोगों के मन को आप्लावित करने का मौका देते हैं। आज कुछ मित्रों की रचनाएं सुनने का मौका मिला, सुमधुर गीत सुनने का मौका मिला। प्रीति जी ने पानी को लेकर, पानी के संकट को लेकर बड़ी अच्छी रचना पढ़ी। आपने मौका दिया, उसके लिए आभार। के साथ साथ मैं कुछ अलग अलग मिजाज की, कुछ सामयिक, कुछ राजनीतिक और कुछ प्रेम कविताएं पढ़ना चाहूंगा। पहली कविता का शीर्षक है 272। 272 वह सौभाग्यशाली अंक है जिसको अर्जित करके इस 1 अरब 30 करोड़ की आबादी के महादेश में कोई भी पार्टी, कोई भी गठबंधन या कोई भी युति इस देश पर राज करने का विशेषाधिकार या मौका पा सकती है। 272। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, इतने सारे मसले, इतने सारे पेचोखम। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, इतने सारे मसले, इतने सारे पेचोखम, मगर चाहिए फकत 272 जने। मगर चाहिए फकत 272 जने। अब आप ही बताएं क्या है बृहत्तर और कौन है महत्तर। अब आप ही बताएं क्या है बृहत्तर और कौन है महत्तर। देश, आबादी, मसले, पेचोखम या 272। मैं बहुत अतीत में जाकर आर्किमिडीज को याद करते हुए कविता पढ़ना चाहूंगा। यूरेका। यूरेका संदर्भ बताने की जरूरत नहीं, ज्यादातर हम लोग वाकिफ हैं। यूरेका। अगर पानी में छपाक से कूदता नहीं आर्किमिडीज, अगर पानी में छपाक से कूदता नहीं आर्किमिडीज, तो भला कहाँ होता एथेंस की सड़कों पर यूरेका यूरेका का शोर। अगर पानी में छपाक से कूदता नहीं आर्किमिडीज, तो भला कहाँ होता एथेंस की सड़कों पर यूरेका यूरेका का शोर। लोग सचमुच भूल गए होते आर्किमिडीज को। फक्र करो हर आर्किमिडीज पर जिसने खोजा और पा लिया। फक्र करो हर आर्किमिडीज पर जिसने खोजा और पा लिया। नफरत करो उससे जिसने मार डाला अपने भीतर के आर्किमिडीज को। नफरत करो उससे जिसने मार डाला अपने भीतर के आर्किमिडीज को। और तरस खाओ उस पर, और तरस खाओ उस पर जो बंद कमरे में या खुली सड़क पर कभी नहीं चिल्लाया यूरेका यूरेका यूरेका। अगली कविता का शीर्षक है विडंबना। हाथी के दुश्मन हो गए हाथी दांत। हाथी के दुश्मन हो गए हाथी दांत। गैंडे के दुश्मन उसी के सींग। हिरणों का बैरी हुआ उन्हीं का चर्म। शेरों बाघों की शत्रु उन्हीं की खाल और अवयव। हाथी दांत के कारण हाथी मारा जाता है, खाल के कारण वन्य पशु मारे जाते हैं। उसी क्रम में है हाथी के दुश्मन हो गए हाथी दांत। गैंडे के दुश्मन उसी के सींग। हिरणों का बैरी हुआ उन्हीं का चर्म। शेरों बाघों की शत्रु उन्हीं की खाल और अवयव। विषधर का शत्रु हुआ उसी का विष। विषधर का शत्रु हुआ उसी का विष। समूर की जान का गाहक हुआ उसी का लोम। इसी तरह प्रेमियों की जान ली प्रेम ने। इसी तरह प्रेमियों की जान ली प्रेम ने।
सुकरात को मारा सत्य ने, ईसा को प्रेम ने। सुकरात को मारा सत्य ने, ईसा को प्रेम ने, और करुणा ने कृष्ण को, गांधी को मारा गोडसे ने नहीं, गांधी के उदात्त ने। सुकरात को मारा सत्य ने, ईसा को प्रेम ने, और करुणा ने कृष्ण को, गांधी को मारा गोडसे ने नहीं, गांधी के उदात्त ने। नदी का शत्रु हुआ उसका प्रवाह, पहाड़ को डसा ऊंचाई ने, और वनों की देह छलनी की काठ ने। इसी तरह इसी तरह इसी तरह आदमी को मारा आदमी के भीतर के गुमान ने। कुछ प्रेम और उसके बाद कुछ सामयिक कविताएं सुनाऊंगा। 7वीं ऋतु कविता का शीर्षक है। हम लोग मोटे तौर पर 3 ऋतुओं की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा से 6 ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतु मान के चलते हैं ना, उसी हिसाब से 7वीं ऋतु। ऋतुओं से नाता नहीं है प्रेम का, ऋतुओं से नाता नहीं है प्रेम का, कि प्रेम अपने आप में अलग ऋतु है। ऋतुओं से नाता नहीं है प्रेम का, कि प्रेम अपने आप में अलग ऋतु है। 7वीं ऋतु है प्रेम, 6 ऋतुओं को समोए अपने आप में। 7वीं ऋतु है प्रेम, 6 ऋतुओं को समोए अपने आप में। प्रेम में ताप है, प्रेम में शीत, प्रेम में बयार है, प्रेम में वृष्टि। प्रेम को फर्क नहीं पड़ता न आंधी से न पानी से, भीति नहीं जानता प्रेम न ओलों से न पाले से। उतना ही दाम फूटता है जितनी ज्यादा विषम होती है पारिस्थितिकी, उतना ही उद्दाम फूटता है जितनी ज्यादा विषम होती है पारिस्थितिकी। अगरचे देह में उमगता है हठात रोमांच, अगरचे देह में टूटता है हठात रोमांच, और मन की डार पर टूटता है अचानक भौर। अगरचे देह में उमगता है हठात रोमांच, और मन की डार पर टूटता है अचानक भौर, तो समझ लो आ गई जीवन में 7वीं ऋतु प्रेम की। एक कविता कुछ अलग मिजाज की, जिसका शीर्षक है काशी में प्रेम। काशी के महात्म्य या काशी के संदर्भों की चर्चा यहाँ करने को कोई औचित्य नहीं कि हम सारे लोग काशी के महात्म्य, काशी की महिमा और काशी के संदर्भों से, अनादि नगरियों, शिव की नगरियों से परिचित है। काशी में सब कुछ है, बस काशी में प्रेम नहीं है। काशी में सब कुछ है, बस काशी में प्रेम नहीं है। काशी में लोग प्रेम नहीं करते। काशी में नदी है, काशी में घाट है, काशी में मंदिर है, काशी में श्मशान है। काशी में लोग प्रेम नहीं करते। काशी में नदी है, काशी में घाट है, काशी में मंदिर है, काशी में मसान है, काशी में पंडित हैं, जटाजूट है, घंटे घड़ियाल है, त्रिपुंड है, तिलक है, भस्म है। स्नान नहीं, स्नान की रस्म है। काशी में पंडित है, जटाजूट है, घंटे घड़ियाल है, त्रिपुंड है, तिलक है, भस्म है। स्नान नहीं, स्नान की रस्म है। काशी में पोथियां पढ़ते हैं पंडित, काशी में कोई 2.5 अक्षर नहीं पढ़ता। काशी में पोथियां पढ़ते हैं पंडित, काशी में कोई 2.5 अक्षर नहीं पढ़ता। साधो बताना तो सही। संत कबीर के प्रसंग को याद करेंगे। पूरा जीवन काशी में बिताकर वो काशी से अंत्यकाल में चले गए थे। साधो बताना तो सही, काशी से कितनी दूर है मगहर। साधो बताना तो सही, काशी से कितनी दूर है मगहर। काशी से मगहर को जाता है कौन सा मार्ग। क्या बात, क्या बात। कुछ आपने बुलडोजर कविता का पाठ किया, बुलडोजर, ये गजब आज हमने खोज निकाला। आज पढ़ने के आज जल संदेश में बहुत सारे लोगों ने बुलडोजर पे कविताएं लिखी। जी जी जी। एक बहुत छोटी, हिटलर पे मैंने कई कविताएं लिखी हैं, लेकिन हिटलर पे बहुत छोटी सी कविता है, 4 लाइन की कविता है। सुनाए थी। हिटलर, वे
जो मुस्कुराते नहीं आजीवन, वे जो मुस्कुराते नहीं आजीवन मारे जाते हैं किसी अंधेरे बंकर में आखिरकार, मारे जाते हैं किसी अंधेरे बंकर में आखिरकार। तानाशाह सीरीज की 2-3 कविताएं सुनाऊंगा, फिर एक अंत में जी जी तानाशाह। एक, हर युग में इतिहास में खूब फले फूले हैं तानाशाह, हर युग में इतिहास में खूब फले फूले हैं तानाशाह, मगर समय के हाथों इतिहास में हर युग में कलंक की तरह चित्रित है तानाशाह, मगर हर युग में कलंक की तरह समय के हाथों चित्रित है तानाशाह। दूसरी कविता ऐसी कड़ी की, तानाशाह तानाशाह होते हैं, तानाशाह तानाशाह होते हैं, उन्हें शहंशाह मत कहो कि वे दिलों के बादशाह नहीं होते। तानाशाह तानाशाह होते हैं, उन्हें शहंशाह मत कहो कि वे दिलों के बादशाह नहीं होते। उनके राज में दिल महसूस कर रहती है रियाया, उनके राज में दिल महसूस कर रहती है रियाया, फकत कपड़े नहीं उनके होठ भी सिले जाते हैं, फकत कपड़े नहीं उनके होठ भी सिले जाते हैं, लिखित अलिखित फरमानों की सुई से, उनके होठ भी सिले जाते हैं लिखित अलिखित फरमानों की सुई से, मगर ताज्जुब के कांप उठते हैं तानाशाह बेतरह, जब कोई चूहा उतरता है उनके पलंग का पाया। तीसरी है, आंखों के बावजूद अंधे होते हैं सारे के सारे तानाशाह, आंखों के बावजूद अंधे होते हैं सारे के सारे तानाशाह, इस कदर अंधे कि पढ़ नहीं पाते इतिहास का पाठ। बहुत अच्छा, इस कदर अंधे कि पढ़ नहीं पाते इतिहास का पाठ, इतिहास का पाठ, कि हर तानाशाह बेमौत मारा जाएगा, कि हर तानाशाह बेमौत मारा जाएगा और फलेगा फूलेगा नहीं किसी भी तानाशाह का वंश। क्या बात, क्या बात। ये और फलेगा फूलेगा नहीं किसी भी तानाशाह का वंश, राजा रहेगा राजा निर्वंशिया। क्या बात है, राजा निर्वंशिया, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। अब प्रेम कविताओं की ओर लौटे तो थोड़ी सी फसल हरी भरी हो शब्दों की। बहुत छोटी एक प्रेम कथा सुनाता हूँ जी। नियति। यदि नियति, मैंने तुम्हें चाहा तुम धरती हो गई, मैंने तुम्हें चाहा तुम धरती हो गई, तुमने मुझे चाहा मैं आकाश हो गया। क्या बात। मैंने तुम्हें चाहा तुम धरती हो गई, तुमने मुझे चाहा मैं आकाश हो गया, और फिर हम कभी नहीं मिले वसुंधरा। क्या बात। होना पृथ्वी न होना आकाश, लोग जी याद आ गए। वो फाकिर की गजल जो है ना, सोचा था कि बरसे की शराब, उस पे एक कविता का टुकड़ा है, मैं कविताएं लाया नहीं हूँ जी। आसमान से सचमुच बरसती है शराब, अगरचे पिया हो हमारे साथ। क्या बात। तो पिया या प्रेम का होना वाकई आकाश से शराब का बरसना है, मौसम का मदिर होना है, और वक्त का इस तेजी से गुजरना है, या इस तरह से ठहर जाना है कि काल का एहसास नहीं होता है। मैं आपको एक दो कविताएं और सुनाना चाहूंगा, उसके बाद एक दो कविताओं से ही इसका समाहार करें, जिससे कि हम रामदर्श जी को लौटें। जी जी। छोटी कविताएं चुने। नहीं, मैं कविता पसंद करता हूँ जो सर्वाधिक चर्चित कविता समरकंद में बाबर। वो जरूर सुनाइए। वो मैं सुनाता हूँ, उसके बाद रामदर्श जी। चर्चित कविता, इसलिए वो सुनना बहुत जरूरी।
समरकंद में बाबर, लोकप्रिय कविता सुधीर सक्सेना जी जी। इस कविता पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे पत्र लिखा था जी। हमें ऐसी ही कविताओं की जरूरत है और मुझे बधाई दी थी। क्या बात। बाबर को किस तरीके से देखा जा रहा है, देखा जाता रहा है, ये आप सब जानते हैं जी। लेकिन एक कलाकार या एक कवि बाबर को किस तरह से देखता है, किस तरह देखा है। स्वागत आपका। ये स्वागत। ये समरकंद में बाबर। समरकंद में बाबर। धुंध में डूबा है पूरा शहर, धुंध में डूबा है पूरा शहर और पुरखों की स्मृति में खोया हुआ है समरकंद। समरकंद वो जगह है जहां से चल के बाबर हिंदुस्तान आया था और हिंदुस्तान फतह किया था उसने। और ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि बाबर राणा सांगा के बुलावे पर हिंदुस्तान आया था, अपनी ओर से हिंदुस्तान नहीं आया था। राणा सांगा को यकीन था कि वो लोधी को पराजित करके वापस समरकंद बुखारा लौट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो धुंध में डूबा है पूरा शहर और पुरखों की स्मृति में खोया हुआ है समरकंद। इधर से बार बार गुजरा था, घोड़े को एड़ लगाता, बगटुट अपना घोड़ा भगाता, आंखों में सपने लिए शमशीर से इतिहास रचने को व्यग्र बाबर। इधर से बार बार गुजरा था, घोड़े को एड़ लगाता, बगटुट अपना घोड़ा भगाता, आंखों में सपने लिए शमशीर से इतिहास रचने को व्यग्र बाबर। यहीं से निकला था, यहीं से निकल बाबर ने पार किया था हिंदू कुश, यहीं से निकल बाबर ने पार किया था हिंदू कुश। आशीर्वचन बरसाए थे सितारों ने बाबर के सुनहरे चोगे पर, बोसा लिया था धरती ने बाबर के कदमों का। आशीर्वचन बरसाए थे सितारों ने बाबर के सुनहरे चोगे पर, बोसा लिया था धरती ने बाबर के कदमों का। चला गया बाबर एक दिन तेगों, बर्छियों और तोपों के काफिले के साथ। चला गया बाबर एक दिन तेगों, बर्छियों और काफिले के साथ। बारूद के धमाकों से धरती हिलाता, बारूद के धमाकों से धरती हिलाता, अपने मुल्क में फिर लौटने का ख्वाहिशमंद, अपने मुल्क में फिर लौटने का ख्वाहिशमंद। बाबर गया तो लौटा नहीं, बाबर गया तो लौटा नहीं। लौटा नहीं जाने के बाद बाबर बाहें फैलाए, धड़कता दिल लिए इंतजार करता रहा समरकंद। बाहें फैलाए, धड़कता दिल लिए इंतजार करता नहीं समरकंद। मौत ने चूमा जब बाबर का ललाट दूर काबुल में, मौत ने चूमा जब बाबर का ललाट दूर काबुल में। बाबर की आंखों में बसा था समरकंद, बाबर की आंखों में बसा था समरकंद। बाबर के होठों पर था समरकंद, बाबर के सीने में था समरकंद। मौत ने चूमा जब बाबर का ललाट, बाबर की आंखों में बसा था समरकंद। बाबर के होठों पर था समरकंद, बाबर के सीने में था समरकंद, बस समरकंद में नहीं था बाबर। आवाज नहीं आ रही आपकी? तो तमाम तरह की कविताओं के साथ हमें गुजारते हुए आपने जो कविता का पूर्ण आस्वाद होता है, पूर्ण प्रतिबिंब होता है, वो पैदा करने का आपने सफल यत्न किया। बहुत आभारी हम आपके इस ऐतिहासिक मंच पर। लंबी यात्रा हो जाती है, रामदास जी की थकान भी कुछ भीतर कचोटती रहती है, लेकिन ये मोह भी रहता है कि हमारे कभी कुछ ऐसा सुनाएं और वे इसे सुन सके। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, उन तक एक गजल से पुल बनाता हूं, अर्चना के कुछ शब्द की तरह रामदास जी के चरणों में, फिर उन्हें आमंत्रित करता हूं। जी, एक गजल के चंद शेर हैं कि नीम सन्नाटे में इन आंखों में आंसू आए, नीम सन्नाटे में इन आंखों में आंसू आए, मुड़ के देखा इन आंखों में आंसू आए, मुड़ के देखा इन आंखों में आंसू आए। आया फागुन तो एहसास की खुशबू आई, आया फागुन तो एहसास की खुशबू आई। ऐन त्योहार के दिन आंखों में आंसू आए, ऐन त्योहार के दिन आंखों में आंसू आए। नीम सन्नाटे में इन आंखों में आंसू आए। डूबी थी जबकि उल्लास में दुनिया सारी, डूबी थी जबकि उल्लास में दुनिया सारी, आज फिर उसके बिन
आंखों में आंसू आए नीम सन्नाटे में, इन आंखों में आंसू आए, कैसे कांधे पे धरे बैग निकलना उसका, ऐसे कांधे पे धरे बैग निकलना उसका, आज देखा जो टिफिन आंखों में आंसू आए, नीम सन्नाटे में इन आंखों में आंसू आए, मुड़ के देखा इन आंखों में आंसू आए, आज दुत्कारा जो भाई ने सरेआम उसे, आज दुत्कारा जो भाई ने सरेआम उसे, रो उठी फिर से बहन आंखों में आंसू आए, रो उठी फिर से बहन आंखों में आंसू आए, कैसे रुख बदले हैं रिश्तों के दिनों दिन निश्चल, कैसे रुख बदले हैं रिश्तों के दिनों दिन निश्चल, देख माया ये ठगिन आंखों में आंसू आए, देख माया ये ठगिन आंखों में आंसू आए, नीम सन्नाटे में इन आंखों में आंसू आए, मुड़ के देखा इन आंखों में आंसू आए। इस गजल के इन अशार के साथ मैं सदन के पुरोधा कवि, कवि कुल पुरुष और हिंदी विश्व के जाने माने हस्ताक्षर रामदरस जी को सबसे पहले तो क्षमा याचना करता हूं, इतनी लंबी देर तक उनको बिठाता हूं, इसमें थोड़ी उनकी रुचि भी रहती है, थोड़ा हमारा आग्रह भी रहता है। और अब मैं आग्रह करता हूं रामदरस जी से पूरे सदन की ओर से अभिवादन के साथ कि कृपया वे कुछ सुनाएं, हम सब आपको सुनने के लिए मुंतजिर हैं। प्रतीक्षित। प्रिय भाई ओम निष्ठन जी, सुधीर सक्सेना जी, प्राची जी, जाता जी, प्रीत जी, भाई वीर मित्र परिवर रविशंकर जी, ओम जी बराबर संकेत करते हैं और सही कहते हैं कि मैं थकान अनुभव करने लगा हूं। वैसे तो बैठा ही रहता हूं, लेकिन एक आसन में बहुत देर तक बैठना एक अलग बात है, लेकिन इसका एक फायदा ये होता है कि मुझे नए नए कवियों का साक्षात्कार होता है, उनकी कविताएं सुनने को मिलती हैं। मैं हर बार बात दोहराता हूं कि अब इस अवस्था में बहुत पढ़ने का उत्साह नहीं होता है, थकान लगती है। इसलिए आज जो कुछ लिखा जा रहा है वो क्या लिखा जा रहा है पत्रिकाओं के माध्यम से थोड़ा बहुत दिखाई पड़ जाता है, लेकिन यह ओम जी की कृपा है कि वे देश में या देश के बाहर हिंदी में जो कुछ अच्छा लिखा जा रहा है उसे इस गोष्ठी में परोसते हैं, उस गोष्ठी में ले आते हैं। तो ये थकान जो है अपना मूल्य पा लेती है। आपकी कविताएं सुन करके एक ताजगी भी अनुभव करने लगता हूँ। आपका सम्मान, आपका आदर मुझे मिलता है। हमारे यहाँ जो बुजुर्गों का आदर करना तो एक परंपरा है, तो सही है मैं सबसे अधिक बुजुर्ग आजकल हूँ। तो आपकी कविताएं सुनकर अच्छा लगा। सक्सेना ने एक बात कही कि अलग अलग मिजाज की कविताएं हैं। ये अच्छी बात होती है कि हर कवि का अपना मिजाज हो, चाहे वो गीत हो चाहे गीतेतर हो, जो भी हो उसका अपना रंग हो, अपना मिजाज हो। तो हर बार भी और आज भी देखा कि चाहे गीत हो, चाहे प्रीत की कविताएं हों, सुजाता की कविताएं हों, छोटी कविताएं हों, बड़ी कविताएं हों, सबका अपना रंग रहा और एक मारकता रही, प्रभावशीलता रही। आजकल छोटी कविताएं जो हैं बहुत मारक होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशीष भी दे रहा हूँ। मैं बार बार ओम जी को धन्यवाद देता हूँ कि वे
मुझे ही नहीं तमाम लोगों को हिंदी में लिखे जा रहे साहित्य से परिचित कराते हैं। कविता ही नहीं, मुझसे कुछ बात करनी होती है उपन्यास की, कहानी की, तो उसमें मैं बात करता हूँ कि आजकल क्या लिखा जा रहा है। तो इतना सारा कुछ उनको मालूम है, इतना उनके पास ज्ञान है कि उनके माध्यम से मैं ही नहीं बहुत से लोग बहुत कुछ पा लेते हैं। ये मेरे मित्र जी हमारे शिष्य नहीं रहे लेकिन शिष्य हैं, वो JNU के छात्र रहे हैं, मैं DU में रहा हूँ, लेकिन उनका गहरा गुरुत्व भाव मेरे प्रति है और अच्छा लगता है कि उनकी बंसी के स्वर के साथ जो गोष्ठी शुरू होती है, एक अच्छा सा गीत, एक स्वरात्मक गीत प्रस्तुत करते हैं बंसी के माध्यम से, और फिर वो लगता है जैसे वो बंसी का स्वर गूंजता रहता है सारी कविताओं में, यहाँ से वहां तक। तो मैं शुरू करता हूँ कि कविता बंसी के माध्यम, बंसी पर सुनाऊंगा आपको। जी जी, स्वागत डॉक्टर साहब, स्वागत। एक तो वही है, बार बार बांसुरी बजाओ ना पिया, लहरों के पार से बुलाओ ना पिया। एक कविता है बाग में। बाग में, बाग में आम, महुआ, कटहल पुष्पित होकर बावरे हो गए थे। उनकी खुशबू एक दूसरे में समाकर मत कर रही थी आसपास के अवकाश को। बाग के एक कोने में 15-20 बांसों की कोठी थी। बाग के एक कोने में 15-20 बांसों की कोठी थी। बाग के पेड़ों ने मुस्कुराकर उनसे दंग में कहा, बसंत आ गया है, किंतु तुम लोग मनहूस से खड़े हो। बसंत आ गया है कि तुम लोग मनहूस से खड़े हो, न फूलना न फलना, हमेशा ठूस बने रहना। तभी कहीं से उठकर बांसुरी की रागनी फैल गई चारों ओर। तभी कहीं से उठकर बांसुरी की रागनी फैल गई चारों ओर और बाग की खुशबुओं का स्वर बन गई। और बाग की खुशबुओं का स्वर बन गई। बाग बोला, कहाँ से आ रही है यह मादक धुन? बाग बोला, कहाँ से आ रही मादक धुन? बांस मुस्कुराए और उनका मुखिया बोला, वो झोपड़ी देख रहे हो ना, हमसे बनी है। वो झोपड़ी देख रहे हो ना, हमसे बनी हो, और हम उसमें भरे हुए हैं तरह तरह के सामान बनकर। और ये स्वर जो गूंज रहा है हमारा ही है। और ये स्वर जो गूंज रहा है हमारा ही है। न जाने कब से गूंजता आ रहा है, न जाने कब से गूंजता आ रहा है, घरों में, खेतों में, बाग बगीचों में, दिन को, रात को। और उन स्वरों में कृष्ण की सांसों की महक समाई हुई है। और उन स्वरों में कृष्ण के सांसों की महक समाई हुई है। तुम लोग तो कल इस तरह नहीं रहोगे, तुम लोग तो कल इस तरह नहीं रहोगे, लेकिन हम तो लोगों को घर देते रहेंगे और उसमें बचते रहेंगे बसंत का उल्लास और पावस का दर्द बनकर। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक कविता है, माथे का चंदन। जी। वह विश्व में घूमता रहता है, कहता है विश्व भ्रमण हमारी संवेदनाओं को व्यापक और सघन करता है। पराये देश को समझने और प्यार का विस्तार करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वह विश्व भ्रमण से लौटा है और कह रहा है कितना तुच्छ है अपना देश। वह विश्व भ्रमण करके लौटा है और कह रहा कितना तुच्छ अपना देश, जहाँ तमाम असुविधाएं टांग फैलाए हुए पसरी हुई हैं, जहाँ गंदे लोगों का हुजूम दिखाई पड़ता है। वो कच्ची सड़क से जा रहा था कार से, ऊंची नीची भूमि पर हिचकोले खा रहा था और बार बार कोस रहा था देश को। उसी रास्ते एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसी रास्ते एक बैलगाड़ी जा रही थी। गाड़ीवान गा रहा था, भारत भैया तो के हमार बंधन है,
तो छुरी हो हमारे माथे के चंदन है। क्या बात। एक आध मुक्तक भी डॉक्टर साहब पढ़ देंगे, थोड़ा सा रस, एक आध मुक्तक भी पढ़ देंगे तो रस पैदा हो जाएगा। अलीगढ़ से डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ भी दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत स्वागत, अभिनंदन इस मंच पर। कोलकाता से उनका स्वागत। नदियां, जी जी, नदियां उमंग से बहती जाती हैं, सागर से मिलन का सपना लिए हुए। नदियों का वह संगीत जो फसलों, पेड़ों, पंछियों, मनुष्यों के बीच से गुजरता था, उन्हें गुंजित करता हुआ वह तटों पर सिर पटकते समुद्र के शोर में मिल जाता है। वह तटों पर सिर पटकते समुद्र के शोर में मिल जाता है। नदियां हमारी माँ हैं, नदियां हमारी माँ हैं, सौंदर्य है, पूजा है, संगीत है, उत्सव है, उनका अस्तित्व गांव की जिंदगी है। लेकिन जब वे सागर में मिल जाती हैं, तब फैल जाती हैं इस दिशा से उस दिशा तक खारा जल बनकर, तब फैल जाती हैं इस दिशा से उस दिशा तक खारा जल बनकर। तो ये किसी और की क्या प्यास बुझाएंगी, खुद ही प्यासी प्यासी फिरती हैं, खुद ही प्यासी प्यासी फिरती है। कितना दुखद होता है महान में मिलकर अपना अस्तित्व खो देना, कितना दुखद होता है महान में मिलकर अपना अस्तित्व खो देना। मैं गीत पढ़ूंगा। जी 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 डॉक्टर साहब, स्वागत आपके इस गीत कविता का। कितनी रातों से गुजरा पर एक सवेरा साथ रहा, कितनी रातों से गुजरा पर एक सवेरा साथ रहा। चलना तो था किंतु पहुंचना कहाँ न इसकी रही खबर, चलना तो था किंतु पहुंचना कहाँ न इसकी रही खबर। राह राह में गई समाती यूं ही चलता रहा सफर, राह राह में गई समाती यूं ही चलता रहा सफर। बंजारे सा भटका तो पर एक बसेरा साथ रहा, बंजारे सा भटका तो पर एक बसेरा साथ रहा। कितनी रातों से गुजरा पर एक सवेरा साथ रहा। हंसते रहे राह में जाने कितने नाग अभावों के, हंसते रहे राह में जाने कितने नाग अभावों के। टकराते ही रहे निरंतर सुर अनजान हवाओं के, टकराते ही रहे निरंतर सुर अनजान हवाओं के। किंतु मैं टूटा बिखरा सपनों का घेरा साथ रहा, किंतु मैं टूटा बिखरा सपनों का घेरा साथ रहा। चलता रहा भीड़ में लेकिन लगा कि मैं हूँ एकाकी, चलता रहा भीड़ में लेकिन लगा कि मैं हूँ एकाकी। साथ न उनके हो पाया जो करते रहे जोड़ बाकी, जो करते रहे जोड़ बाकी। पर वो पगले गांव निरंतर मेरा तेरा साथ रहा, पर वो पगले गांव निरंतर मेरा तेरा साथ रहा। कितनी रातों से गुजरा पर एक सवेरा साथ रहा। वो दो चार मुक्तक सुना देना हमारा गीत। जी डॉक्टर साहब, स्वागत। हाँ, तो सुना चुका हूँ लेकिन नए लोग यहाँ। जी जी जी, सब नए लोग हैं। समय के इम्तिहानों को सदा ही हम सितम समझे, समय के इम्तिहानों को सदा ही हम सितम समझे। गमों ने जो दिए तोहफे न तुम समझे न हम समझे, क्या बात, गमों ने जो दिए तोहफे न तुम समझे न हम समझे। जमाने को समझ लेने का दावा था हमें कितना, मगर अब लग रहा है दोस्तों हम कितना कम समझे। क्या बात, अब लग रहा है दोस्तों हम कितना कम समझे। ये आप लोगों के लिए, कवियों के लिए है। घनी है रात के जुगनू भी न निकले घर से, घनी है रात के जुगनू भी न निकले घर से। बिखर गए हैं ख्वाब टूट टूट कर डर से, बिखर गए हैं ख्वाब टूट टूट कर डर से। उगल रहे हैं प्रेत विष यहाँ वहाँ एक कवि, उगल रहे हैं प्रेत विष यहाँ वहाँ एक कवि। कुछ सुनाओ कहीं से कोई सुनाओ कि कहीं से कोई दुआ बरसे, तो सुनाओ कि कहीं से दुआ बरसे। घनी है रात बहुत
खौफ का बसेरा है। घनी है रात बहुत खौफ का बसेरा है, सहम के छिप गया कहीं नया सवेरा है। नहीं बची है आस और किसी से ऐ कवि, नहीं बची है आस और किसी से ऐ कवि। स्वरों के दीप जलाओ बहुत अंधेरा है, स्वरों के दीप जलाओ बहुत अंधेरा है। बहुत हो गया। नमस्कार। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, स्वरों के दीप जलाओ बहुत अंधेरा है, ये है आज के वरिष्ठ कवि का संदेश। और ये जो वृत्त है, कवि वृत्त है, जिसमें सुधीर सक्सेना जी हैं, सुजाता शिवेन जी हैं, प्रीति राघव जी हैं, प्राची जी हैं। आप देखें कि सब, जैसा कि कहा कि भारत जैसे विविधताओं का देश है, हर व्यक्ति अद्वितीय है, ये सारा काव्य अद्वितीयता का काव्य है। रामदरस जी का अलग स्वर है। आप देखिए इस उम्र में भी जब थकान अनुभव होती है गद्य की, तो वे पद्य में कुछ कह लेते हैं। आज का गीत ये नई रचना है, इस गीत को शायद पहली बार सुना है जो आज सुना है डॉक्टर साहब ने। ये सारी संरचनाएं हमारे मन के भीतर का एक संसार सृजित करती हैं, जिनका अपना अंधेरा और अपना उजाला होता है, और इसी से हम पूरी व्यवस्था से, विडंबना से लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए स्मिता मिश्र जी खालसा कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर हैं और सौभाग्य से रामदरस मिश्र जी की बेटी हैं और अपने पिता का बहुत ख्याल रखती हैं। और आप अगर ये माध्यम नहीं होती तो इस पुलिन पर हम प्रियतमाओं की बात यहाँ पर इकट्ठा नहीं होते। यहाँ पर हम प्रेम की चर्चा करते हैं, सुख दुख की चर्चा करते हैं, प्राची जी को सुना हमने, सबको सुनते हैं। एक ऐसा पुलिन है जिसको बनाने में स्मिता मिश्र ने बड़ा योगदान किया, इनकी कृपा रहती है और हम लोग इसको मिलकर संचालित जो कर रहे हैं, इसके पीछे भी इनकी भूमिका है। मैं स्वागत करूंगा स्मिता जी का। वे विवेचन परक धन्यवाद देती है, रूखा सूखा नहीं। सरस धन्यवाद। तो इस सरस धन्यवाद के लिए मैं प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नींद सन्नाटा हो या त्योहार का दिन, स्मृतियों से अश्रुपूर्ण करने वाले, भिगोने वाले ओम जी का बहुत बहुत आभार। रहे न रहे हम कि मधुर संगीत लहरी से हमें आनंदित करने वाले प्रोफेसर वेदमित्र शुक्ल जी का भी बहुत बहुत आभार। हमारे इस श्रृंखला में जो संभवतः 2 हफ्ते में पूरा 1 साल पूरा कर लेगी, गत वर्ष 16 मई को पहली कड़ी औपचारिक रूप से हमने प्रारंभ की थी, जो मुझे लग रहा है कि अभी 2 हफ्ते में पूरा 1 वर्ष हो जाएगी। और इस पूरे 1 वर्ष के पीछे यदि ओम जी का और वेद जी का और मेरी विद्यार्थी स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स वेब जर्नलिज्म के एलुमनाई रवि का सहयोग ना होता तो संभवतः इतना लंबा चला पाना संभव नहीं हो पाता। आज की श्रृंखला में जो हमारे सम्माननीय कविगण हैं, यदि मैं बात प्रारंभ करूं सुधीर सक्सेना जी से, वर्तमान समय के महत्वपूर्ण कवि सुधीर जी की जो कविताओं का जो फलक है वो बहुत बृहद संसार रचता है, जिसमें एक छोर पर ईश्वर, सत्ता, सबको कटघरे में आप खड़ा कर रहे हैं और वहीं दूसरे छोर पर प्रेम के नाजुक एहसासों को भी आप व्यक्त कर रहे हैं। वैचारिकता भी दिखती है प्रेम में। वस्तुतः मानवीय चेतना के आप कवि हैं और उस मानवीयता पे आए हुए संकट को बचाने के लिए आप बराबर जो स्थापित संस्थान है उनके प्रति प्राश्निक होते हैं। अपनी कविताओं में बराबर प्रश्न खड़ा करते हैं। 272 की संख्या लोकतंत्र में 72 हो गई है। व्यंग कर रहे हैं यूरेका, विडंबना, काशी का प्रेम, हिटलर, तानाशाह आदि कविताएं राजनीतिक सामाजिक वस्तु पर बहुत तीखा व्यंग्य करती हैं और प्रेम कविता स्त्री पुरुष के प्रेम के स्वरूप को बहुत खूबसूरती से आपने केवल कुछ पंक्तियों में ही उसे अभिव्यक्त कर दिया है। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हम आपका अत्यंत आभार प्रकट करते हैं। विज्ञान की विशेषज्ञता का कर्म क्षेत्र लिए
कुमाऊं के प्राकृतिक सौंदर्य दृष्टि शामिल किए हुए और साहित्य की संवेदना की अद्भुत समायोजना प्राची जी के लेखन संसार में हमें मिलती है। उम्र आधी कट गई है, उम्र आधी काट लूंगी, जैसे गीत के मधुर गायन ने कविता का ऐसा रमणीक संसार रच दिया जिसमें सभी श्रोता डूबते उतराते रहे। तो मैं तो एकदम खो गई थी। और चूंकि ये गीत काफी लंबा था, तो मुझे उम्मीद है कि अगले किसी मंच पर हम आपकी और विविधतापूर्ण कविता संसार से मैं परिचित हो पाऊंगी। तो आपके इस आगमन के लिए मेरा आभार आपको। सुजाता शिवेन जी, हिंदी और उड़िया भाषा समाज के बीच महत्वपूर्ण का आप कार्य कर रही हैं। आपकी जो कविताएं हैं वो हिंदी साहित्य को अपने ढंग से समृद्ध करती हैं। अभिव्यक्तियां, उपमानों को नई भंगिमाएं देने वाली सुजाता जी, आसमान से तारे या दूर की कौड़ी लाने में आप विश्वास नहीं रखती। उन्हें जीवन की सहजता लुभाती है, ऐसी सहजता जो अपने साथ रहे। उन्हें बहुत ऊंचे अंगूरों की चाह नहीं, न ऐसी दुर्लभ इच्छाएं जिनकी पूर्ति में जीवन का रस ही ऑक्टोपस की तरह चूस जाए। अपनी साधारणता, अभावों को वे स्वाभिमान से स्वीकारती हैं और किसी के प्रतिदान के पैबंद लगाने की उन्हें कोई कामना नहीं। ऐसे ही बृहत भावों से आपने हमें आह्लादित किया, आपका आभार। बकौल ओम जी, हिंदी कविता की नरम टहनी, जैसे विशेषण से ओम जी ने आपको संबोधित किया। प्रीति जी स्वयं भी नरम टहनी हैं और जहां तक मुझे लगता है कि बाल लेखन के रूप में आप अनेक नरम टहनियों को भी साहित्य और कविताओं से जोड़ रही हैं, जितना मैंने थोड़ा बहुत आपको पढ़ा। सरस्वती की देहरी पर आप पहला कदम रखने वाली, बहुत साहस के साथ धर्म के रूढ़िबद्ध रूप पर अपनी कलम चलाती हैं। लेखक अपने समय जो नया लेखन हमारे सामने आ रहा है, वो अपने समय की चिंताओं, खासतौर पे पर्यावरण की चिंताओं से भली भांति वाकिफ है। इसलिए बराबर जो ये नए लेखकों की पीढ़ी है जिसमें प्रीति जी प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वे पर्यावरण की चिंताओं पर केवल चिंता ही नहीं जताते, बल्कि चेताते हैं, चेतावनी देते हैं। पानी, धरती और आंख का, यानी धरती का पानी हो या आंख का पानी हो, वह अंतिम सांस ले रहा है और इस अंतिम सांस लेने पर हम ही शायद बचा पाए। ऐसा वो बराबर अपनी कविताओं में, तमाम कविताओं में इन्हीं पर्यावरण की चिंताओं को अभिव्यक्त करती हैं। हरियाणा की भूमि देश की रक्षा में शहीद हुए सैनिकों से भरी पड़ी है, अटी पड़ी है। संभवतः ऐसे ही किसी अनुभव ने उन्हें प्रेरित किया होगा शहीद सैनिक कविता लिखने के लिए। आप हमारे मंच पर आई, आपका भी अत्यंत आभार। मैं कार्यक्रम को समापन में पिताजी की ही कोई रचना मैं पढ़ती हूँ। मैं पापा की एक गजल है जो 17 जून 2004 को पापा ने लिखी थी। एक सन्नाटा बिछा है और मैं हूँ। एक सन्नाटा बिछा है। एक सन्नाटा बिछा है और मैं हूँ। वक्त जैसे या थमा है और मैं हूँ। वक्त जैसे। एक हल्की सी रवानी है नदी की, एक हल्की सी रवानी है नदी की, दरी सहमी सी हवा है और मैं। गूंजते से प्रश्न है खामोशियों में, गूंजते से प्रश्न है खामोशियों में, जिंदगी का अर्थ क्या है और मैं। एक लंबा रास्ता पीछे पड़ा है, उस पे मेरा ही निशान है और मैं। बीत यूं ही सा गया यह आज का दिन,
बीत यूं ही सा गया यह आज का दिन, शाम का उठता धुआं है और मैं हूँ। शाम का उठता धुआं है और शाम का उठता धुआं है और मैं हूँ। लिख दिया है दर्द जाने नाम किसके, लिख दिया है दर्द जाने नाम किसके, एक लिफाफा बेपता है और मैं, एक लिफाफा बेपता है और मैं, एक लिफाफा बेपता है और मैं हूँ। क्या गजब शेर है ये। एक सन्नाटा बिछा है और मैं हूँ। वक्त जैसे आ थमा है और मैं हूँ। श्री गुरु तेग क्या बहादुर बात। खालसा कॉलेज की ओर से आप सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। ओम जी। स्मिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग आए और ये शाम बहुत ही सार्थक हुई, प्रतिफलित हुई। शब्दों का संसार यही है कि वो प्रतिफलित हो, प्रतिबिंबित हो हमारी चेतना में। अगले हफ्ते हम लोग फिर ऐसी ही किसी अच्छी खूबसूरत शाम के साथ, जिसमें अच्छे कवि होंगे, अच्छे शब्दों की संरचना होगी, एक ऐसा संसार होगा जो तमाम तरह से इस नकली दुनिया से दूर और सच्चा संसार होता है। उस संसार में हम फिर एक बार मिलेंगे डॉक्टर रामदरस जी के सानिध्य के साथ। रामदरस जी का बहुत बहुत आभार, उनकी थकन को मेरा विनम्र निवेदन, उनके जुनून को मेरा प्रणाम, उनकी उपस्थिति को बहुत बहुत आदर। वे रहते हैं तो मैं जानता हूं कि इस उम्र में, जबकि 99 को छूने वाले हैं, वो उस पायदान पर आने वाले हैं। और हम 60 की पायदान पर विकल अनुभव करते हैं, सभी लोग अनुभव करते हैं, सक्सेना जी अनुभव करते होंगे। उम्र धीरे धीरे अपने पदचाप से हमको चेताती रहती, लेकिन फिर भी ये जो समय होता है जिसमें रामदरस जी अपनी उन सजल आंखों से देखते हैं और साहित्य के आभार से भरे हुए होते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत अभिवादन इस पूरे सदन का स्मिता जी को, उनके जुझारू संयोजन के लिए, अच्छे विवेचन के लिए। तो कविता यहाँ पर औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए नहीं होती, वो विवेचन परक कृतज्ञता ज्ञापन के लिए होती है। हर बार स्मिता जी ऐसे ही विवेचन से इस काम को संपन्न करती हैं। तो अगले इतवार को फिर ऐसे ही हम लोग अच्छे कवियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि और आमीन। शुक्रिया। हम लोग विदा ले सकते हैं।